नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो देशद्रोह या राजद्रोह को अपराध बनाती है। क्या आज की तारीख में इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है? क्या देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलने के बीच कोई रेखा नहीं खींची जा रही? क्या आज इस कानून की प्रासंगिकता है? क्या आज इसकी आवश्यकता है? इस पर मंथन आजकल देश में चल रहा है और हम इसके तमाम प्रावधानों पर, इसकी जरूरत पर, इसके पक्ष में और विपक्ष में पेश कर रहे हैं श्वेत पत्र। देशद्रोह अक्षम्य है, पर देशद्रोह है क्या? देशद्रोह, राजद्रोह देश का विरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर सरकार का विरोध तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक, लोगों की आवाज कुचलने वाले निरंकुश राजा, जन विरोधी नीतियों की आलोचना पर जनता को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले शासक जान लें कि अब जनता उठ चुकी है। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता। मोदी बैशिंग ब्रिगेड की तमाम असहिष्णुता सामने रही, मोदी फोबिया का एक सनक पूरे देश में दिखाई पड़ी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिश्रम से, तपस्या से, जो एक देश की सियासी संस्कृति थी, परिक्रमा की संस्कृति, उसको परिश्रम में और परिश्रम के बाद परिणाम में बदल के दिखाया। न्यायपालिका ने न्याय के पालन पर मंथन छेड़ा है। 124A की एप्लीकेशन पे स्टे लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 528 जो स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज्ड कस्टडी में क्यों रहे। राजद्रोह कानून की संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही है। कानून जो होता है हमेशा अच्छे लोगों के संरक्षण के लिए होता है, सही लोगों को तकलीफ में लाने के लिए, फंसाने के लिए होता नहीं है। लेकिन कानून का दुरुपयोग करके कुछ राज्य के सरकार और पुलिस, ये सारे लोग मिलकर लोगों को हैरान परेशान करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर उसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा। 152 साल में पहली बार राजद्रोह कानून के प्रावधानों को सस्पेंड किया गया है। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, जिसमें यह कहा कि हम सेडिशन लॉ को दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया है। जुलाई तक सरकार अपना रुख इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट पर पेश करेगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि नए केसेस नहीं डालने चाहिए, और वो ठीक भी है। इधर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, उधर सियासत गरमा रही है। इसका दुरुपयोग हुआ है। सारे लोग राष्ट्रद्रोही थोड़े थे जो कि सरकार का विरोध करते थे। इस कानून का दुरुपयोग पिछले 7-8 सालों में अपने चरम पे पहुंचा है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करना भाजपा की राज्य सरकारों में फैशन बन गया है। जो हिम्मत और इच्छा शक्ति 74 साल में, जिसमें 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने नहीं दिखाई, वो इच्छा शक्ति, मूल अधिकारों का सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी को आगे बढ़ाना, ये कोई कर रहा है तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। श्वेत पत्र में हम आपको राजद्रोह कानून की पूरी तफसील बताएंगे। आईपीसी के सेक्शन 124A की एक बारीकी से रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि राजद्रोह कानून क्या है, देशद्रोह और राजद्रोह में क्या फर्क है,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला देशद्रोह पर है या राजद्रोह पर? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्या अब देश के दुश्मनों पर देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलेंगे? क्या इस कानून का होता था गलत इस्तेमाल? जिन पर है देशद्रोह का मुकदमा, क्या वो छूट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। दूसरी अहम बात आज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है, और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है। मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा, समाज सेवी संस्था PUCL और कुछ पत्रकारों की याचिकाओं को सुनते हुए राजद्रोह कानून के गलत और बेजा इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए सुनवाई की। ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसी कानून के इस्तेमाल को होल्ड पर रख दिया। केंद्र सरकार ने अपील की थी कि राजद्रोह कानून को रद्द न किया जाए, न ही इसको होल्ड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, राजद्रोह कानून की धारा के तहत संज्ञेय अपराध को दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है। इस धारा के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार एक दिशा निर्देश जारी कर सकती है, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस तरह के अपराध पर सरकार या कोर्ट का अंतरिम आदेश के जरिए स्टे लगाना सही अप्रोच नहीं हो सकता। हालांकि केंद्र सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को होल्ड पर डाल दिया। We respect each other. Court should respect the government, legislature, so as government also should respect court. We have clear demarcation of boundary, and that Lakshman Rekha should not be crossed by anybody. धारा 124A के तहत कई मामले इस समय देश में लंबित हैं, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि अगर वाकई कोई रिव्यू होता है या फिर इस धारा को लेकर कोई पुनर्विचार होता है, तो जिन लोगों पर मामले पहले से चल रहे हैं उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब तक केंद्र सरकार इस कानून पर पुनर्विचार कर रही है, तब तक नए मामले दर्ज नहीं होंगे। पर मौजूदा समय में देश में कई लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर हनुमान चालीसा को लेकर उठे मामले पर महाराष्ट्र सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। महाराष्ट्र में ही एक ट्वीट को लेकर कंगना रनौत पर राजद्रोह लगाया गया। 2020 में JNU के छात्र शर्जील इमाम पर दिल्ली में CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर देश के खिलाफ नारेबाजी को लेकर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है। कानपुर के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अरुंधति रॉय, अली शाह गिलानी पर 2010 में दिए गए एक भाषण को लेकर राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्थान सरकार ने 2003 में प्रवीण तोगड़िया पर त्रिशूल बांटने को लेकर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। हमारी अब जैसे शर्जील इमाम का जो केस हम लड़ रहे हैं, उसमें इमीडिएटली मेंशनिंग करके हम जो है माननीय खंडपीठ से कहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल साहब के समक्ष कि इमीडिएटली उनकी इंटरिम बेल पे उनको रिलीज कर दिया जाए, जिससे कि वो अपने घर परिवार में वापस चले जाएं। पर सवाल ये है कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, उन पर क्या होगा। जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और इसी आरोप में वो जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि ये कोर्ट तय करेगा कि आरोपियों को जमानत दी जाए या नहीं, लेकिन केस चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आदेश के बाद भी अगर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के आधार पर निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सुझाव ये भी है कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी FIR कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फिरियाद राजद्रोह के दर्ज होने के पहले सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन जरूरत है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर आज पास की है, लेकिन सवाल यह है कि जिनके खिलाफ पहले से ही राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर हुआ, उनके बारे में क्या है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम जजमेंट में सुना सकते हैं, क्योंकि वो केस टू केस वेरी होगी और राजद्रोह किस प्रकार आता है नहीं, वो हर कोर्ट को डिसाइड करना होगा।
आर्टिकल 14 वेबसाइट के अनुसार अमूमन राजद्रोह के केस लगने के बाद ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने में औसतन 50 दिन का समय लगता है, जबकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने में 200 दिन का वक्त लगता है। तब तक आरोपी को जेल में ही रहना पड़ता है, जबकि आंकड़ों के अनुसार एक अंडर ट्रायल को एफआईआर होने से छूटने तक 209 से 3,520 दिन जेल में रहना पड़ता है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि उनके शासनकाल में ही राजद्रोह कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। हम राज्यवार आपको बताते हैं कि अगर 2010 से लेकर 2020 के बीच के आंकड़ों को देखें तो कौन से राज्य में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। इनमें सबसे ऊपर है बिहार, दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु और 2010 से 2020 के आंकड़ों में सबसे अधिक सेडिशन के मामले तीसरे नंबर पर दर्ज करने के मामले में रहा उत्तर प्रदेश। सेडिशन जैसी धाराओं का होना मैं साफ तौर पे मानता हूँ कॉलोनियल मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है और सत्ता को जो सवाल पूछते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं, या जन आंदोलन की जो लोग सुबह बनते हैं, जनता के हित में काम करने वाले लोगों के खिलाफ यदि कोई ठोस सबूत नहीं है उनको लंबे अरसे तक जेल में बनाए रखने के लिए, तो क्या किया जाए, तो उसके ऊपर सेडिशन लगाया जाए। इस प्रकार से लंबे अरसे तक हमारे देश के अलग अलग राज्यों में लड़ने वाले लोगों के खिलाफ, सत्ता को सवाल पूछने वाले लोगों के खिलाफ अब तक सेडिशन का गलत इस्तेमाल होता रहा। सरकार अगर उत्तर प्रदेश या भाजपा की किसी सरकार की आलोचना कर दे तो उस पत्रकार के ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाता है। कोई आदमी अगर सरकार से सवाल कर ले तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाता है। इन्होंने देशद्रोह को एक मजाक बना दिया और इतना हैरेसमेंट लोगों का, एक्टिविस्ट का, आरटीआई एक्टिविस्ट का, पत्रकारों का और राजनीतिक लोगों का इन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल देना पड़ा। राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। कांग्रेस 2019 में ये कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है। लोगों की आवाज उठती रहेगी, यही जन आंदोलन की परिपाटी है। सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने और मोदी जी की सरकार का जो हलफनामा है उसमें स्पष्ट लिखा गया कि सरकार इस विषय को पूर्णता में देखना चाहती है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी की सरकार ने 1500 ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी, वो पुराने हो गए थे, उन्हें हटाया गया। 25,000 ऐसे कंप्लायंस रिलेटेड जो दिक्कतें आते हैं नागरिकों को, उनको हटाया गया है। राजद्रोह पर बहस छिड़ी तो सियासी गलियारों में राजनीति गरमाने लगी। आरोपों के दौर चलने लगे, मंथन होने लगा कि कानून तो सभी की सरकार में था, लेकिन किसकी सरकार में हालात बेहतर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि आज़ादी के इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद भी वो कानून जो अंग्रेज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से मोदी सरकार उसका दुरुपयोग और इस्तेमाल कर रही है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है बहुत स्पष्ट है और एक प्रकार से यूँ कहा जाए कि इस कानून को का दुरुपयोग रोकने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया। केंद्र सरकार द्वारा एक हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट ये कहा गया है कि राजद्रोह सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इस पे केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी। जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस सरकार द्वारा हुई, उस ऐतिहासिक भूल का सुधार एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर केंद्र की सरकार कर रही है। ये वैसे ही है जैसे अनुच्छेद 370 एक और ऐतिहासिक भूल का सुधार केंद्र सरकार ने किया था। राजद्रोह पर 2010 से 2021 तक का आंकड़ा रखने वाली वेबसाइट आर्टिकल 14 के अनुसार इस दौरान देश में राजद्रोह के 867 केस दर्ज हुए,
13,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 2011 में एक साल में 130 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। 2015 में एनडीए की सरकार के दौरान एक साल में राजद्रोह के 39 मामले दर्ज हुए। 2016 में एक साल में 72, 2020 में एक साल में 107 मामले राजद्रोह के दर्ज हुए। जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया उन पे भी सेडिशन एक्ट किस तरह से हो गया? चुनौती होती है, कोई अगर कानून संसद भी पास कर देती है उसको भी अदालत में चुनौती होती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखा जाता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, संवैधानिकता को देखना तो उनका कार्य क्षेत्र है और वही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मैं उम्मीद करते हैं कि इस पे सरकार अपना जवाब जल्दी देगी और सर्वोच्च न्यायालय इस पे निर्णय करे। यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2010 से 2014 के बीच राजद्रोह के कुल 279 केस दर्ज हुए। 2010 से 2014 के दौरान 3,762 लोगों पर धारा 124A लगी। इस दौरान हर साल औसतन 62 केस दर्ज हुए। राज्यवार देखा जाए तो 2010 के बाद से देश के 65% राजद्रोह के मामले देश के 5 राज्यों से ही आए। इनमें बिहार से सबसे अधिक 167, तमिलनाडु से 139, उत्तर प्रदेश से 115, झारखंड से 62, कर्नाटक से 52 मामले सामने आए। राजद्रोह के मामलों में सबसे अधिक 4,641 आरोपी झारखंड में बनाए गए, तमिलनाडु में 3,601, बिहार में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,383 और हरियाणा में 509 राजद्रोह के आरोपी बनाए गए। क्या ये जो धारा है वो बेवजह लोगों पर लगाई जाती है? क्या इसका जो मकसद है उसे ये पूरा नहीं कर पाती? अगर 2014 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों को देखें तो 399 ये मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 8 कन्विक्शंस हुए, यानी कि केवल 8 मामलों में सजा हुई। तो क्या इस कानून को अगर, इस धारा को अगर हटा दिया जाएगा तो देश की सुरक्षा पर क्या वाकई कोई खतरा होगा? अंग्रेजी शासनकाल से लेकर आजादी बाद अलग अलग सरकारों में राजद्रोह कानून लागू रहा। दरअसल ऐसा नहीं है कि देश में राजद्रोह कानून की आवश्यकता नहीं। राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों का मुकाबला करने में मदद करता है। साथ ही ये चुनी हुई सरकार को हिंसा या अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद भी करता है। इसीलिए सरकारें इसे हटाना भी नहीं चाहती। धारा 124A वो ऐतिहासिक धारा है जिसके अंतर्गत लोकमान्य तिलक को 3 बार देशद्रोह से जुड़ा मुकदमा झेलना पड़ा, जिसमें 2 बार उनको सजा मिली और 1909 और 1916 में उनके जो वकील थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। 124A मूलतः 1870 में आईपीसी में डाला गया, जो 1898 में संशोधित हुआ। मूलतः शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा हर मैजेस्टी या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, जो मूल रूप से कानून था, के प्रति द्वेष या उनका हुक्म ना मानना या उनके प्रति किसी प्रकार के प्रेम को ना दिखाना, इस वजह से देशद्रोह का कानून लागू होता था। एक्सप्लेनेशन में भी डिसअफेक्शन को गैर वफादारी, डिसलॉयल्टी या शत्रुता की अनुभूति के रूप में परिभाषित किया गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे संशोधन हुए आईपीसी में। तो जो शब्द था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ या शार्टर पीरियड, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी स्थिति में देशद्रोह से जुड़ा हुआ अगर 124 किसी के ऊपर लागू होता है तो ये सेशन ट्राइबल ऑफेंस है। पुलिस किसी को कभी भी अरेस्ट कर सकती है क्योंकि संज्ञेय अपराध है और किसी को कितने भी समय के लिए जेल में डाला जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2022 के बीच 559 मामले राजद्रोह के दर्ज किए गए। इनमें 2,293 ऐसे लोगों को आरोपी बनाया गया जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है, जबकि 6,535 अनजान लोग राजद्रोह के आरोपी बनाए गए। सीएए का विरोध करने पर 27 मामलों में राजद्रोह के केस दर्ज किए गए। इसमें 109 नामजद और 3,753 अनजान लोगों को आरोपी बनाया गया। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पर 8 मामलों में राजद्रोह लगाया गया। पत्रकारों पर 17 मामलों में राजद्रोह के केस दर्ज किए गए। महिलाओं पर 60 मामलों में राजद्रोह के केस दर्ज किए गए।
1951 में जब भारतीय संविधान का पहला संशोधन पेश किया जा रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 124A को लेकर कहा था कि यह बेहद आपत्तिजनक है और देश में इसकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन त्रासदी देखिए कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही सेडिशन को एक गैर जमानती अपराध माना गया, यानी कि बगैर किसी वारंट के गिरफ्तारियां हो सकती थी। आजादी के बाद से सरकारें बदलती रहीं, लेकिन यह धारा जस की तस रही। धारा 124A हमेशा से ही विवादित रही है, खासतौर से इसके राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों को लेकर। पंडित नेहरू इसके खिलाफ थे तो इंदिरा गांधी ने इसको गैर जमानती अपराध बना दिया था। लेकिन अदालतों ने कानून का गलत इस्तेमाल होने से रोकने के लिए हमेशा जोर दिया। इस धारा के इस्तेमाल को लेकर समय समय पर अदालतें और लॉ कमीशन एडवाइजरी जारी करते रहे। लॉ कमीशन ने 2018 में ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि धारा 124A सिर्फ उन मामलों में लागू होना चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे की मंशा हिंसा और अवैध साधनों से सरकार को उखाड़ फेंकने की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हर गैर जिम्मेदार इस्तेमाल को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। सरकारी नीतियों से मेल न खाने वाले विचार व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति पर राजद्रोह की धारा के तहत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। देश या उसके किसी विशेष पहलू पर केवल अपशब्द कह देना देशद्रोह नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक देश है जहां पर संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हुए भी राजनीतिक विरोध के कारण लोग सरकार का विरोध करते हैं। तो जो 124A है वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड, उसके प्रति विरोध दिखाने या डिसलॉयलिटी दिखाने के लिए लागू हो जाता है। सरकारें हर 5 साल बाद परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से अगर उसका क्रिटिसिज्म होता है, स्ट्रांग क्रिटिसिज्म होता है, ऐसी स्थिति में इस कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि हमें नागरिक होने के कारण हमारी घटना ने हमें कोई मूलभूत अधिकार दिए हैं, जिसमें भाषण स्वातंत्र है, जिसमें लेखन स्वातंत्र है। अगर किसी व्यक्ति, क्योंकि ये जो राजद्रोह का गुनाह इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, जिसके आधार पर अगर सरकार को लगा कि ये व्यक्ति अपने खिलाफ पॉलिटिकल जंग कर सकती है, तो उसके दबोचने के लिए कई सरकारों ने गलत इसका इस्तेमाल किया। मैं जरूर ये चाहूंगा कि इसमें कोई ऐसी प्रावधान होना चाहिए जिससे आधार पर कोई भी व्यक्ति उस राजद्रोह का खिलाफ गलत इस्तेमाल न कर सके। इसीलिए पिनल प्रोविजन की बहुत सख्त जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। राजद्रोह पर 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो इस धारा को बनाए रखा, लेकिन इस धारा की सीमा तय कर दी थी। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज से 60 वर्ष पहले केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में 124A के प्राविधानों को संविधान सम्मत तो माना था, किंतु उसके स्कोप को सीमित कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था। 60 साल में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका जो जूरिस्प्रूडेंस है, तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के कारण और जो देश में जागरूकता आ रही है उसके कारण से परिवर्तित हुआ है। इसलिए इसको पुनश्च देखे जाने की, इसका जुडिशियल रिव्यू करने की और आवश्यकता पड़े तो इसको समाप्त करने की भी आवश्यकता है। वैसे देशद्रोह और राजद्रोह को लेकर अक्सर असमंजस की स्थिति रहती है। देशद्रोह किसे कहते हैं, राजद्रोह किसे कहते हैं, कौन सा अपराध राजद्रोह की श्रेणी में आता है, कौन सा देशद्रोह में? आखिर 1870 में बना राजद्रोह कानून है क्या? क्या देशद्रोह का कानून राजद्रोह से अलग है या दोनों कानून एक ही सिक्के के दो पहलू? अमूमन राजद्रोह और देशद्रोह को लोग एक ही मान लेते हैं, मगर इनके अर्थ अलग अलग हैं। आम भाषा में समझा जाए तो जब सरकार की मानहानि या अवमानना होती है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है, और जब देश की मानहानि या अवमानना होती है तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने का प्रयास करता है
और साथ में संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, देश विरोधी नारेबाजी करता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने का प्रावधान होता है। राजद्रोह सरकार के खिलाफ होता है और सरकार के खिलाफ शाब्दिक रूप से, मौखिक रूप से, लिखित रूप से अगर आप हिंसा करते हैं, हिंसा की मंशा होती है या आप विधि व्यवस्था खराब करते हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलता है और वो अपराध माना जाता है 124A हमारी जो भारतीय दंड संहिता है उसके तहत। ऐसे में अगर किसी को राजद्रोह कानून के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। जब कोई व्यक्ति राजद्रोह में दोषी पाया जाता है तो वो कभी किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है और उसे जब जरूरत हो तब कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन से संबंध रखता है या सहयोग करता है तो वो देशद्रोह कहलाता है। इसके साथ ही देश के खिलाफ युद्ध की नीयत रखना, युद्ध की नीयत से हथियारों को जमा करना या हथियारों का निर्माण करना या फिर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाकर उनसे हथियारों को लेकर उन्हें छुपा कर रखना, किसी आतंकी वारदात या अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना देशद्रोह के तहत आता है। आईपीसी की धारा 121 के तहत यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ होने वाली आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो देशद्रोह के अंतर्गत उसे सजा का प्रावधान है। वहीं कोई व्यक्ति अगर देश के खिलाफ युद्ध जैसे हालात पैदा करता है या युद्ध करता है या फिर लोगों को देश के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाता है तो उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा दी जा सकती है। जो देशद्रोह है उसको हम अंग्रेजी में ट्रीजन कहते हैं, वो धारा 121 के तहत आता है भारतीय दंड संहिता के। इसमें देश के विरुद्ध अपराध होता है, उसकी सुरक्षा या अखंडता को खतरा पहुंचता है। आपने अगर ऐसा कोई अपराध किया है उसके द्वारा या आपने सरकार देश के खिलाफ आपने कोई युद्ध किया है तो उसको हम देशद्रोह कहते हैं। इस धारा पर मंथन की शुरुआत हुई तो देश के कानून मंत्री ने लक्ष्मण रेखा तक का जिक्र कर दिया, लेकिन इस समय जिस तरह की चर्चा चल रही है उसमें सरकार का रुख भी समझ लेते हैं। राजद्रोह कानून की धारा 124A को लेकर केंद्र सरकार कानून के दुरुपयोग की बात को स्वीकार तो करती है, लेकिन कानून को खत्म करने से इनकार भी करती है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया गया था जिसमें केंद्र ने माना कि धारा 124A के प्रावधान आज के सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि पीएम मोदी के दृष्टिकोण में भारत सरकार ने धारा 124A के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वो राजद्रोह कानून की वैधता पर फिर से विचार करेगी। केंद्र ने जो मसौदा तैयार किया उसके अनुसार राजद्रोह कानून के तहत FIR से पहले SP स्तर के अधिकारी केस की बहुत सावधानी से जांच करेंगे। वैसे केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार से पहले इस अर्जी पर रोक लगाने का आग्रह भी कोर्ट से किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल उचित नहीं होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी, तब तक राजद्रोह कानून के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा। 1857 की क्रांति के 3 साल बाद यानी 1860 में अंग्रेज इंडियन पीनल कोड लेकर आए, लेकिन इसमें धारा 124A को जोड़ा गया 1870 में और देश में सेडिशन का पहला मामला उसके 21 साल बाद दर्ज हुआ। ये कानून अंग्रेजों के वक्त का है जो महात्मा गांधी और गंगाधर तिलक और हमारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आज़ादी के बाद से इस पे चर्चा है। हालांकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था वहाँ की जो संवैधानिक पीठ थी कि इसकी संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया था, पर बाद में इसको चुनौती हुई है और अब वो समय आ चुका है जब आज़ादी के 75 साल का हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं तो इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई देश के खिलाफ कोई काम करता है, कोई षड्यंत्र करता है, कोई ऐसी आपराधिक बात होती है, वो अन्य कानून है उस पर कार्रवाई करने की। आज जिस कानून की चर्चा हो रही है उसकी नींव अंग्रेजों के जमाने में पड़ गई। 1837 में लॉर्ड मकॉले की अध्यक्षता वाले पहले लॉ कमीशन ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को तैयार किया। 1870 में ब्रिटिश सरकार ने सेक्शन 124A को आईपीसी के 6ठे अध्याय में जोड़ा।
19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में इसका इस्तेमाल अधिकतर प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों के खिलाफ हुआ। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन पर अंग्रेजी हुकूमत ने एक लेख लिखने पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया था। तिलक को 1 साल की सजा हुई थी। 1922 में महात्मा गांधी पर देशद्रोह के तहत मुकदमा चला था। महात्मा गांधी ने तब कहा था कि अगर किसी के पास किसी व्यक्ति या सिस्टम के लिए कोई स्नेह नहीं है तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो बिना हिंसा का सहारा लिए अपनी नाराजगी दिखा सकता है। 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इलाहाबाद में दिए एक भाषण को लेकर राजद्रोह का मुकदमा चला था। जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। 1934 में बंगाल में एक भाषण देने की वजह से दोबारा उन पर 124A के तहत मुकदमा चलाया गया। 30 दिसंबर 1935 को अंग्रेज सरकार ने सरदार पटेल पर भी एक भाषण की वजह से देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहा, लेकिन सबूतों के अभाव में ऐसा नहीं हो पाया। जो अंग्रेज भारत में देशद्रोह कानून लेकर आए थे, उन्होंने अपने देश में सेडिशन लॉ को 2009 में खत्म कर दिया। हम दुनिया के बाकी देशों का हाल भी आपको दिखाते हैं। और इस कानून को, जिसको यूके में वही उन्हीं का शासन यहां था, वो कानून लेके आए थे ब्रिटिश राज्य, उन्होंने 2009 में इसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। तो भारत में क्यों है? $1870 में राजद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल करके जिस अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों पर जुल्म किया, उस ब्रिटेन ने 2009 में इस कानून को रद्द कर दिया। हालांकि विदेशी नागरिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यूजीलैंड में संसद ने देशद्रोह कानून को खत्म करने वाले संशोधन विधेयक को भारी बहुमत के साथ पारित किया था। ये संशोधन विधेयक 24 अक्टूबर 2007 को पारित हुआ और 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। स्कॉटलैंड में 12 साल पहले ये कानून खत्म हो गया। इंडोनेशिया ने 2007 में देशद्रोह को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। घाना में 21 साल पहले देशद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया। 2010 में ऑस्ट्रेलियन लॉ रिफॉर्म कमीशन की सिफारिश पर नेशनल सिक्योरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2010 में देशद्रोह शब्द को हिंसा के लिए उकसाने वाले अपराध में बदल दिया गया। अमेरिका में इसे लगभग एक डेड लॉ के रूप में माना जाता है। वहां 1798 के देशद्रोह एक्ट के जरिए इसे एक दंडनीय अपराध माना गया था। 1820 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया था। हालांकि पहले विश्व युद्ध के दौरान 1918 में अमेरिका ने फिर से देशद्रोह एक्ट को पारित किया था। हालांकि दुनिया में अब भी कई देश हैं जहां देशद्रोह कानून मौजूद है। इन देशों में ईरान, सऊदी अरब और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।